नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी और आज मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण का मतदान हो रहा है और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं खबर भारत 360 पर हमारी महा कवरेज। आज बात की जाएगी उन सभी 8 सीटों की कि क्या समीकरण 8 सीटों पर देखने को मिलेगा। आज हो रहा है अंतिम चरण का मतदान। आज सुबह से ही क्षेत्र में उत्साह देखने को मिल रहा है। जी हां, मालवा निमाड़ क्षेत्र की 8 सीटों पर 1.6 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। एमपी की 8 लोकसभा सीटों पर 74 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि आज उनकी किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी और 4 जून को जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा कि आखिर किसके सर पर सजेगा ताज। बात करेंगे सबसे पहले 8 सीटों की। 8 सीटों में सबसे ज्यादा खास सीट जो रही है वो है धार की सीट। जी हां, धार में लगातार कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि चर्चा का विषय बने हुए हैं और साथ ही इन मुद्दों के साथ ही कई ऐसे बयान भी रहे हैं जो कि चर्चा का विषय रहे हैं। भाजपा उम्मीदवार की अगर हम बात करें इंदौर में, तो वहां पर नोटा का प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस ने नोटा को मुद्दा बनाया है इंदौर में। इसके अलावा गर्मी एक ऐसा फैक्टर है जो कि मतदान को प्रभावित कर सकती है, लेकिन बावजूद इसके मतदान का जो प्रतिशत है वो काफी बेहतर देखने को मिला है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जो हैं वो मतदाताओं के दिल की बात कह रही हैं। और हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए मेरे सहयोगी यश विश्वकर्मा भी जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए भूपेंद्र बख्शी जी जुड़ गए हैं। बख्शी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। जी सर, बात करेंगे आज 8 सीटों, क्योंकि 8 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। मध्य प्रदेश के अंतिम चरण का ये घमासान है। किस नजर से आप देख रहे हैं इस खास मतदान के चरण को? ये बीजेपी के लिए बहुत खास है, क्योंकि कोई भी पार्टी इस देश में रूल करती है उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश का योगदान सर्वाधिक होता है। उसके बाद गुजरात और दूसरे छोटे मोटे पंजाब आपके ये राज्य आते हैं, क्योंकि नॉर्थ के बल पर ही बीजेपी शासन कर रही है। और बीजेपी की जो आशा है वो नॉर्थ से ही है, साउथ से नहीं है। साउथ से थोड़े बहुत जो उनको केवल आश्वासन के तौर पर कुछ ही सीटें मिलती है और उनको यहाँ तक सोचना पड़ता है कि साउथ से हम किसको लें। इसलिए ये चुनाव बीजेपी के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। मध्य प्रदेश की जो जहां तक बात करें, मध्य प्रदेश में बीजेपी का बहुत बड़ा प्रभाव है और क्योंकि उन्होंने अपने जो उम्मीदवार बहुत पूर्व से ही डिक्लेयर कर दिए और जो कांग्रेस अभी तक मतलब उम्मीदवार जब तक चुनाव घोषित नहीं हो गया, अंतिम तारीख जब तक नजदीक नहीं आ गई, तब तक वो उसको घोषित करने में ही विफल रही थी और बड़ी मुश्किल से उन्होंने जो घोषित किया उसमें से इंदौर का प्रत्याशी तो भाग गया। उसी तरह से खजुराहो की भी स्थिति यही रही कि जो आपके यूपीए का जो प्रत्याशी है, एनडी का जो प्रत्याशी है, वो भी क्या बोलते हैं सही ढंग से नामांकन फार्म नहीं भर पाया। नतीजा यह हुआ कि 2 सीटें तो इनको तस्करी में मिल गई है। जहां तक और अन्य सीटों का जो सवाल है, जो ये रतलाम में कांतिलाल भूरिया जो है, अब वो उनकी स्थिति वैसी मजबूत नहीं रही जैसा सोचते हैं, क्योंकि कई बार उनको जिता चुके हैं और जो आश्वासन उन्होंने दिए थे वो पूर्ण नहीं हुए। तो जो ट्राइबल जो समुदाय है, जो आदिवासी समुदाय है, उनसे बहुत नाराज है और आदिवासी के लिए इस बीजेपी ने बहुत कार्य किया है। सबसे बड़ा कार्य तो यही है जो उनके सर पर ताज बैठा है राष्ट्रपति के रूप में, द्रौपदी मुर्मू, वो उनका प्रतिनिधित्व करती है मैंने आदिवासियों का। ये इस बात का संकेत है कि बीजेपी ने हमेशा आदिवासी को सर पर रखा है। तो इससे ये है कि इनका एक प्लस पॉइंट ही बीजेपी को मिल गया है। इसके अलावा अन्य कई मुद्दे हैं। हिंदुत्व का मुद्दा उसमें सबसे प्रमुख है। हिंदुत्व के आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और ये आपके जो अन्य जो राज्य मैंने जो व्यक्ति है, अपने जो दुश्मन देश है, वो भी मैंने कांग्रेस का समर्थन करते हैं। इसलिए कांग्रेस की इससे दिन पर दिन डावाडोल होती जा रही है। और जो स्टार प्रचारकों में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपके जो मणिशंकर अय्यर का बयान, उनको कांग्रेस को ले डूबा है। उसी तरह से स्वयं पित्रोदा का बयान ले डूबा है। जयराम रमेश भी बोलने में कम नहीं है, उनके भी कई बयान जो पुराने बयान
से खोद खोद कर बीजेपी निकाल रही है। इसी तरह के बयान दिग्विजय सिंह के बयान को भी खोद खोद के निकाल रही है। ये सारे के सारे जो है ये कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अब इनका जो मध्य प्रदेश में जो मुकाबला है केवल कांग्रेस से, ये अन्य पार्टी से तो है नहीं, जो अन्य पार्टियां दूर दूर तक नहीं है। कि इंडी का तो नामो निशान नहीं है, केवल इंडी के नाम पर केवल कांग्रेस यहाँ मध्य प्रदेश में जीवित है और वो ये लड़ रही है और द्वितीय स्थान के लिए वो संघर्ष कर रही है। तो जीतने के लिए संघर्ष नहीं हो रहा, वो द्वितीय स्थान प्राप्त होने के लिए संघर्ष हो रहा है। और कांग्रेस की जो सरकारों ने, जो पिछली जो सरकारें थी, चाहे वो दिग्विजय सिंह की सरकार हो चाहे कमलनाथ की सरकार हो, और उससे जो लोगों को आशा बनती थी कि ये शायद अच्छे कार्य करेंगे, लेकिन इन्होंने भी लूट खसोट मचा के रखी। और नतीजा ये हुआ कि जो बीजेपी ने पूरे मध्य प्रदेश को अंधकार में डुबा के रखा था, तो वही हाल कमलनाथ ने अपने केवल छिंदवाड़ा को अच्छा करने के लिए ही सब कुछ कार्य किया। छिंदवाड़ा में एम्स खोल दिए, हॉस्पिटल खोल दिए, पट्टी बना दी अच्छी और सड़कें अच्छी बना दी, लेकिन छिंदवाड़ा के बाहर आप देखेंगे तो वो काम ही नहीं कर पाए। वो ऐसा लगता था कि वो छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री है, उनको होना ही चाहिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने चाहिए। तो उन्होंने ऐसा कोई उल्लेखनीय कार्य किया ही नहीं, जिसके कारण मैंने कांग्रेस गर्व से अपने छाती ठोक कर कह सके कि ये हमारे कार्य है, हमारे मुख्यमंत्री ने ये कार्य किए। सिवा दलाली के और क्या बोलते पैसा खाने के और इसके अतिरिक्त जो आपके जो अन्य कार्य जो बीजेपी ने किए उसके मुकाबले इनका कार्य को देखा जाए, आकलन किया जाए, तो ये इनका 20% है और उसका 80% है। तो नतीजा ये हुआ। और कांग्रेस को एक काम और गलत किया उन्होंने, मैंने किसानों का जो साथ था बीच में छोड़ दिया। किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य है, बीज का वितरण है, खादों का वितरण है और उनको मुआवजा है, वो राशि भी उनको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं। नतीजा ये हुआ कि लोग मैंने सभी जो सर्वहारा वर्ग है, जो गरीब तबका है, उनको कांग्रेस ने सभी अच्छी दी। इसके अतिरिक्त बीजेपी ने कार्य और अच्छा किया कि कोरोना काल के दौरान इनको फ्री का राशन दिया है और फ्री के आपको मैंने गैस में भी इसमें फ्री के दिए हैं, बिजली उनको फ्री दी है, उनको आपको मिड डे मील उनको मिलता है, स्कॉलरशिप उनको मिलती है। किसी बात का कोई आंदोलन हुआ ही नहीं मध्य प्रदेश में और किसी भी मुख्यमंत्री के खिलाफ या फिर उनके किसी भी मंत्री के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। यही हाल केंद्र में भी है। ये कायदे से तो केंद्र का चुनाव है, लेकिन केंद्र के चुनाव में मध्य प्रदेश के मुद्दे भी शामिल। केंद्र के चुनाव में जो भारत सरकार की जो छवि है वो बहुत अच्छी रही है, क्योंकि मोदी के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। तो विरोधी दल आज तक भ्रष्टाचार का एक आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, न लगा पाए, सिद्ध करने की तो बात ही छोड़ो। और जबकि इनके जो मुख्य साथी थे उन सबके खिलाफ आरोप लग रहे हैं। मैं तो कहता हूँ जो बीजेपी के स्टार प्रचारकों की जो सूची में केएन पित्रोदा, जयराम रमेश, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह और इन्हीं ओवैसी और ये जो राउत है महाराष्ट्र का, इन लोगों के नाम होने चाहिए। ये तो खुद ही प्रचार कर रहे हैं इनका, मतलब इंडी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, जबकि होना ही थी तो इनको इंडी के समर्थन में प्रचार करना। तो राम मंदिर को देखने तक नहीं गए, ये अरे नमन करने भी नहीं गए। अरे भाई इसमें सहायता न करो, वहां तक तो ठीक है, लेकिन उनको प्रचार करने मैंने वहां कम से कम नमन करने तो जाना चाहिए था, वो कार्य भी इन्होंने नहीं किया। ये सारी की सारी बातें जो है इस पार्टी के विरोध में जा रही है और जनता इसको अच्छी तरह से देख रही है और जनता इसको याद रखेगी और इसका जो आपके वोटों में तब्दील होगी। ये सारी की सारी बातें। आयुष जी, भूपेंद्र जी से जानना चाहेंगे कि जो है इंदौर जो है सबसे वीआईपी सीट मानी जा रही है और इसको लेकर ही कांग्रेस ने जो है मैदान छोड़ दिया है और बीजेपी जो है शंकर लालवानी है उनका कहीं ना कहीं रास्ता साफ हो गया है। जो इंदौर का जो सीट है बड़ा प्री प्लान था जी। वो वहां के जो आपने खुद देखा होगा कि जो आपके जो कांग्रेस अध्यक्ष है वो इंदौर से ही आते हैं, उनको अच्छी तरह से इंदौर की राजनीति की समझ बहुत अच्छी तरह से, लेकिन उनकी पहचान एक संघर्षशील नेता के रूप में है, एक प्रशासक के रूप में नहीं। तो ये लेकिन वो कांग्रेस अध्यक्ष बन बैठे, खुद तो हार गए और लोगों को जीतने का मंत्र दे गए। आप खुद देखिए कि बने इसी विधानसभा चुनाव में हारे। अब इनको अच्छी तरह से मालूम था कि ये डील चल रही है, उन्होंने डील को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो पूरे मध्य प्रदेश में घूमते रहे और उनका आरोप उनका घर में ही खुद आग लगी हुई थी और नतीजा ये रहा कि जो बम साहब है वो खुद ही बीजेपी से मिल गए। वो तो और उनका इसके पीछे जरूर कोई राजनीति तो रही है, इसमें दो राय नहीं है। और हर आदमी हर पॉलिटिशियन ऐसा ही काम करता है, पार्टी इसी को कहते हैं कि सामने वाले को किस तरह से परास्त करें, उसकी दुखती रगों को कैसा ये करें। अब ये पहला इंडिया में ये पहला चुनाव होगा जो जिसमें कांग्रेस अपील कर रही है कि नोटा पर दे। कितनी बड़ी शर्मनाक स्थिति है कांग्रेस की कि जो इनको कैंडिडेट तक नहीं मिल रहे, इंदौर जैसी जगह में नहीं मिल रहे, जबकि इंदौर तो नेताओं का घर है,
और इंदौर से कितने नेता निकले, आज भी नेताओं की भरमार है इंदौर। और कितने विपक्ष जो है लगातार कई मुद्दों को उठा रहा है, जिसमें एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा हाईलाइट पे रहा है वो है कि अगर इस बार बीजेपी जीतती है तो ये देश का आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद दोबारा चुनाव नहीं होंगे। क्या ये देश के भविष्य के लिए सही हो सकता है? ये इनका झूठा प्रचार है। ये कहते हैं आरक्षण समाप्त कर देंगे। आरक्षण कैसे समाप्त करोगे आप? आपने देखा होगा कि जो लोग वोट देते हैं, जो वो वोट देने वाले लोगों में से जितने भी आपके गरीब तबके के लोग वोट देते हैं, लेकिन वो सरकार के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि जो वोट नहीं देते वो सरकार के बारे में बात करते। आप देखिए जितने आरक्षण भविष्य में जो कोई भी पार्टी होगी वो आरक्षण के मुद्दे पर ही जीतेगी और आरक्षण ही उनको जितवाएगा। जो भी आरक्षण के खिलाफ बात करेगा वो पार्टी समाप्त हो जाएगी। आप देखिए राम राज्य परिषद की, राम की बात करती थी, नामो निशान नहीं रहा। हिंदू महासभा हिंदुओं के बारे में बात करती थी, नामो निशान नहीं रहा। और उसी तरह से जो भी आपके मुस्लिम लीग मुस्लिम की बात करती थी वो पूरे हिंदुस्तान से सफा हो गई और कुछ ही एक एरिया में लिमिट मैंने सीमित हो गई। तो अगर आप जाति और धर्म के बारे में जो पार्टी बात करती है वो समाप्त हो जाती है। ये तो मेरे सामान्य स्वरूप जो सबको लेकर चलने की बात करती है। जब बीजेपी ने सबको लेकर चलने की बात की तो 2 से सीट बढ़ करके सीधे 303 पर आ गई। आपने देखा वाजपेयी जी सत्ता पे आ गए, सबका साथ सबका विकास की बात करने लगे। बीजेपी को भी समझ में आ गया, इतने साल तक 50 साल से राजनीति पे क्षितिज पर रह करके उन्होंने बहुत सी चीज सीख ली और आज सबका साथ सबका विकास और सबका कल्याण की जब बात करने लगे ये लोग। लेकिन बीजेपी के कई नेता ऐसे बयान देते हुए नजर आते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। यहाँ तो साफ तौर पे ध्रुवीकरण नजर आता है, क्योंकि साफ तौर पर बीजेपी के जो नेता है वो कहते नजर आते हैं कि नहीं, आपको हिंदुस्तान में रहना है तो राम का नारा आपको लगाना ही पड़ेगा। देखिए ये सामान्य सी बात है, ये क्या बोलते हैं जुमले जिसको कहते हैं, ये जुमला कहलाता है। जैसे आप साउथ में देखिए, साउथ में क्या होता है जब भी चुनाव आता है वो मुस्लिमों के बारे में बात करते हैं। तेलंगाना ने जो हॉस्पिटल बनाया केवल मुस्लिमों के लिए बनाया, तेलंगाना ने स्कूल बनाया केवल मुस्लिमों के लिए बनाया। जो वहां पर जो मुस्लिम जो लोग पूजा पाठ करते थे मस्जिदों में मदरसे में पढ़ाते थे उनको उन्होंने उनकी राशि बढ़ा दी, मंथली बना दी। तो वो मुस्लिमों को वोट एक तरफ करने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए कार्य किया। बंगाल में भी यही हाल हो रहा है। बंगाल में ये क्यों ये बात करती है, ममता मुस्लिमों के बारे में बात करती है, क्यों बात करती है, बांग्लादेशियों के नागरिकता के बारे में बात करती है? उसका कारण है कि हर कोई बात करता है और चुनाव के बाद ये सब लोग उनको भूल जाते हैं। देखिए पूरी कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा गरीबी हटाओ भाई, पूरे कम्युनिस्ट टिका हुआ है। और जब तक बंगाल में गरीबी हटाओ करता रहा तब तक बंगाल में 30 साल से ज्यादा शासन किया। लेकिन जैसे लोगों को ये समझ में आया कि ये केवल गरीबी हटाने की बात करते हैं, तो गरीबी कोई हटा रहे हैं, हम गरीब रहेंगे तो हम इनको वोट देंगे। तो नतीजा ये रहा कि ये ममता ने जब ये बात लोगों को समझाई तो टीएमसी सत्ता पे आ गई और कम्युनिस्टों को उखाड़ फेंका। कम्युनिस्ट केवल केरला तक सीमित रह गए। नतीजा ये रहा कि भाई आप अगर ये सारे जितने जुमले हैं ये आपने देखा होगा, बीजेपी भी इसी तरह की बात करती है। बीजेपी भी क्या करती है कि यदि तुम पाकिस्तान के जो हिंदुस्तान के प्रति वफादार है तो पाकिस्तान चले जाओ। अरे इस समय ये ऐसी बात करनी क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है कि यदि मुस्लिमों के वोट कम प्रतिशत में है और हिंदुओं के वोट ज्यादा है, इनके दम पर वो जीत जाएंगे। जो लोग हारते हैं वो इस तरह की बातें करते हैं और जो लोग वास्तव में पॉलिटिक्स करना चाहते हैं वो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, वो संसदीय परंपरा की बात करते हैं, वो लोकतंत्र की बातें करते हैं। लोकतंत्र में लोगों को विश्वास नहीं, जाति का आधार पर तो उम्मीदवारों का चयन होता है। तो दोनों पार्टी, हर पार्टी करती है, विरोधी भी करते हैं और ये शासक दल भी करता है। बीजेपी को समझ में आ गया कि शासन कैसे किया जाता है, शासन चलाना अब उनको आ गया। पहले शासन चलाना नहीं आता था, पहले विरोध करना उनको आता था। लेकिन जैसे ही सत्ता में आए जो वाजपेयी जी के साथ में, तब ये सत्ता को चलाना सीख गए, प्रशासन चलाना सीख गए और राजनीति करना सीख गए। कौन सी बातें किस समय पे कही जाती है वो सीख गए। लेकिन आपने जो बड़े नेताओं के मुंह से कभी नहीं सुना होगा, आपने कभी मोदी के मुंह से इस तरह की बातें नहीं सुनी होगी, अमित शाह के मुंह से इस तरह की बातें नहीं सुनी होगी। क्या बयान जो अभी सामने आया था उसको यहाँ पर मैं कोट करना चाहूंगी। प्रधानमंत्री बड़ी जनसभा को संबोधित करते हैं, जहाँ पर मंच में सबके सामने वो कहते नजर आते हैं कि उन लोगों की बात करते हैं वो जिनके बच्चे ज्यादा हैं। और इससे पहले मंगलसूत्र वाला बयान तो खैर वो अलग बात हुई, लेकिन तीसरे चरण के प्रचार के दौरान, चौथे चरण के प्रचार के दौरान भी उन्होंने सीधे तौर पर एक विशेष समुदाय
पर निशाना साधा था, क्योंकि बहुसंख्यक वर्ग को साधना था, तो अल्पसंख्यक विभाग को अल्पसंख्यक लोगों को लेकर इस तरीके की बयानबाजी करना क्या एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है सर? ये प्रधानमंत्री को तो इस तरह की बातें करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका कद और उनका पद बहुत ऊंचा है, राष्ट्र में सबसे ऊंचा पद है उनका, तो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। और एक बात है, 142 करोड़ का मैंने देश का प्रधानमंत्री है, और इसमें 142 में कम से कम आपको 42 राष्ट्र आ जाए इसमें, इतना इनको इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि इनको चुनाव जीतना है, क्योंकि उन्हीं के दम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। ये मोदी वर्सेस आपके अन्य पार्टी, यदि बीजेपी जीतती है तो ये माना जाएगा कि मोदी की जीत है, मोदी के नाम पर ही लोग जीत रहे हैं। ऐसे लोग जीत रहे हैं जो जीतना नहीं चाहिए, लेकिन वो मोदी के नाम पर ही जीत रहे हैं। जैसे पुराने समय में आपने देखा होगा कि गांधी के नाम पर लोग जीत जाते थे, लेकिन उसी तरह से इंदिरा जी के नाम पर लोगों को वोट मिलता था। वैसे ही आज के बीजेपी केवल आपके मोदी के नाम पर ही जीत रहे हैं, मोदी के हर जगह मोदी का नाम आ रहा है, मोदी के फोटो आ रहे हैं। और भाई एक बात बताओ, क्या मोदी ये नड्डा नहीं है इनके इसमें? क्या इनके वित्त मंत्री इनके सीतारमण नहीं है इनके? क्या इनके जो बड़े बड़े अन्य मंत्रियों के फोटो नहीं आने चाहिए इनमें? क्या प्रचार में इन बड़े बड़े नेताओं के नाम नहीं आना चाहिए? क्या अडवाणी जी का नाम नहीं आना चाहिए? अडवाणी तो जीवित है, तो मुझे मनोहर जोशी जी का नाम नहीं आना चाहिए। ऐसे ये कई नेताओं को भूल गए, क्योंकि ये चुनाव के मोदी वर्सेस ये अन्य हो गया है, और ये बीजेपी यानी मोदी यानी बीजेपी। अब मोदी को ये बात मजबूरन कहना पड़ रही है, क्योंकि बहुसंख्यक वर्ग अभी जो प्रथम और द्वितीय चरण में कई मतदान में प्रतिशत गिरना यानी बीजेपी के लिए बहुत खतरे की घंटी है, क्योंकि जैसा प्रतिशत बढ़ता है वो आपके बने बीजेपी का प्रतिशत बढ़ता है, यदि प्रतिशत घटता है तो बीजेपी का वोट शेयर घटता है और बीजेपी के हारने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सर, यहाँ पर मैं एक स्कैंडल की भी चर्चा करना चाहेंगे, जो कि आपने भी सुना ही होगा उस स्कैंडल के बारे में। अभी देश में कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो गर्माती हुई नजर आई, तमाम पार्टियों ने इसका जिक्र किया। प्रज्वल रेवन्ना का जो स्कैंडल है वो देश का सबसे बड़ा स्कैंडल माना जा रहा है। जब बीजेपी को इस बारे में पता था, क्योंकि लेटर तो लिखा गया था, तो फिर बीजेपी ने इस चीज को क्यों नहीं उठाया? हालांकि ये बात कांग्रेस के लिए भी आती, क्योंकि कांग्रेस के पास भी लेटर गया था, कांग्रेस भी इस मुद्दे को उठा सकती थी, लेकिन ना तो कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया और ना ही बीजेपी ने उठाया। ठीक चुनाव से पहले जब वो डीवीडी या जिसको सीडी जिसके माध्यम से वो चीजें लीक हुई हैं, तब ये मुद्दा उठता है। आखिर राजनीति इतनी हावी क्यों है किसी भी पार्टी के लिए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों की स्थिति एक जैसी है। तो कर्नाटक में, और आपने ये देखा होगा अन्य जो राज्य हैं, आंध्र है, तुम्हारा तेलंगाना है, यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये सहज के रखते हैं जो वीडियोज हैं, और ये इन पर कार्रवाई इसलिए नहीं करते, उनको मालूम है कि यदि सामने वाली पार्टी शासन में आएगी तो वो भी हमारे खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करेगी। लेकिन ये बीजेपी के लिए बड़ा शर्मनाक है कि इस तरह के लोगों के साथ में गठबंधन करना और उनका मंत्रियों को बाहर भाग जाना, विधायक का बाहर भाग जाना, और फिर उनको क्या बोलते हैं उनके रेड कार्ड में नोटिस जारी करना, ये सारी चीजें मैंने इस पार्टी के खिलाफ जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं। ये बीजेपी का जो के चेहरे पर एक कलंक लग गया है, एक दाग है ये बदनवाद। लेकिन सबसे बड़ी बीजेपी दाग को धो सकती थी अपने चुनाव प्रचार में, वो कह सकती थी कि हमने इनको पार्टी से निकाल दिया है या हमने इनको ये कार्रवाई की है। लेकिन कहीं जिक्र न करना ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी बीजेपी की भूल है, और इसका खामियाजा उनको दक्षिण में मिलेगा। दक्षिण में इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा, क्योंकि दक्षिण के लोग इसको भूले नहीं है। और ये सब जो कमजोर तबके के जो लोग हैं, जो बेचारे छोटे मोटे काम करते हैं और जिनको रक्षा की आवश्यकता है, जिन महिलाओं को रक्षा की आवश्यकता है, जो निर्भय होकर घूमना चाहती है, जहां आप योगी के राज में आप कहते हैं कि महिलाएं बिल्कुल रात के अंधेरे में भी जा सकती है, रात के 2 बजे भी निकल सकती है, किसी प्रकार का माफिया राज हमने खत्म कर दिया, गुंडा राज खत्म कर दिया, लेकिन वो इस तरह की बातें वो साउथ के राज्य में नहीं कह सकती, क्योंकि उसका कर्नाटक में भी एक समय उसका शासन था। तो एक आप इतने प्रभावशाली लोग अगर हैं तो क्या बोलते हैं, आपको चुप रहना क्या ये ठीक है? ये चीज इनके बीजेपी के विरोध में जाएगी और उसका निश्चित ही वोटों पर और इस पर आपके सीटों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। सर, अरविंद केजरीवाल का बयान अभी हाल ही में आया है, लेटेस्ट बयान की अगर हम उनकी चर्चा करें तो उनका ये मानना है कि अगर ये चुनाव बीजेपी जीत जाती है तो नेक्स्ट पीएम हो सकता है कि अमित शाह बने और योगी आदित्यनाथ को दरकिनार कर दिया जा सकता है। क्या आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है?
नहीं, ये अरविंद केजरीवाल की राजनीति है और ये बीजेपी में फूट डालने की कोशिश है कि सामने वाले अपने जो अपने शत्रु है उसको कमजोर कैसे करे। ये भी अमित शाह के मन में अभी तक ये बात की नहीं, क्योंकि उनके मन में ऐसे एक बीज डाल दो, हो सकता है अंकुरित होकर के बीजेपी में दो फाड़ हो जाए, जैसे उनकी पार्टी में हो गई। वो उनकी पार्टी में कर रहे हैं, वो हम उनकी पार्टी में करें। इसी तरह योगी को भी मैंने, क्योंकि योगी के दम पर ही ये प्रधानमंत्री बनेंगे, तो 80 सीटें हैं, 80 सीटें बहुत मायने रखती है। जो 80 सीटों पर अधिकार करेगा वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा, ये तो सामान्य सी बात है। तो उनका योगी को भी कमजोर करो, तो ये सारी की सारी चीजें ये प्लानिंग के साथ की गई है, इसमें कोई दम नहीं है। और ये बीजेपी भी इस बात को समझती है, बीजेपी ऐसा कभी करेगी नहीं। उनके बाद मोदी जैसा अभी कोई व्यक्तित्व नहीं है। हाँ, मोदी के बाद में बहुत से लोग इससे दावेदार हो सकते हैं, जैसे जयशंकर है, उदाहरण के लिए आपके अमित शाह भी है, उसमें आपके निर्मला सीतारमण भी है, यदि महिलाओं के बारे में बात करें। ऐसे कई मंत्री, और गडकरी भी है उसमें, ऐसे मंत्री योगी तो शामिल है ही। लेकिन कोई भी जो व्यक्ति होगा, राजनीतिक होगा, योगी को डिस्टेबलाइज नहीं करेगा, और योगी को दम पर ही वो शासन कर पाएगा, और वो गुजरात के दम पर शासन कर पाएगा। तो गुजरात भी आजकल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए गुजरात का जो मुख्यमंत्री जो होगा वो एक साधारण व्यक्ति होगा नहीं। इस आधार पर वो कह रहे हैं कि भैया हो सकता है अमित शाह को गुजरात के मुख्यमंत्री बनाकर भेज दें, लेकिन मोदी इतनी बड़ी गलती करेंगे नहीं, क्योंकि अभी तक की उनकी जो जोड़ी है वो बड़ी सही जोड़ी है और बिल्कुल सही कार्य कर रही है, और उनके मन में और इस तरह की भावना है नहीं, और न ही बीजेपी ऐसा सोचती है। अमित शाह के लिए तो बिल्कुल ही नहीं सोचती, लेकिन एक बार योगी के बारे में भले सोचती है, लेकिन अमित शाह के बारे में नहीं सोचेगी। जहां मोदी है वहां अमित शाह है, जहां अमित शाह है वहां मोदी है। बख्शी जी, अगर मध्य प्रदेश के प्रचार की हम बात करें तो एक पोस्टर काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। धार की बात की जाए तो भोजशाला मंदिर या मस्जिद, ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा है, और साथ ही इसके अलावा राम मंदिर के अलावा भोजशाला ने भी काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी है। क्या लगता है आपको, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा चुनाव पर? नहीं, चुनाव पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये अब मैंने मुस्लिम समाज भी समझ गया है कि हमारे पूर्वजों ने बड़ा अत्याचार किया, तो औरंगजेब उनके लिए आदर्श नहीं रहे। ठीक है, उनके लिए जो आपके उनको मालूम है कि हमारे पूर्वजों ने जब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया, इसलिए अब वो इस मानसिक स्थिति में आ गए हैं कि अब उनके हाथ में वो सत्ता रही नहीं। और अब ये कोर्ट भी इस बात को मानता है। भोजशाला पर क्या बोलते हैं, आज तक कभी कोई व्यक्ति कोर्ट में गया नहीं, एक छोटे से प्रकरण में गया था जिसके ऊपर निर्णय दे दिया कि दोनों लोग वहां प्रार्थना कर सकते हैं, मुस्लिम भी कर सकते हैं और हिंदू भी कर सकते हैं। उन्होंने उसके लिए समय भी निर्धारित किया, दिन भी निर्धारित किया भोजशाला में। लेकिन उसी तरह से अब ये जब ये प्रमाणित हो जाएगा कि भोजशाला पूर्णतः हिंदुओं के द्वारा बनाई गई है और हिंदुओं के मंदिर को तोड़ के बनाई गई है, तो कालांतर में आप देखिए अगले 5 साल में ये धार का प्रकरण बिल्कुल हिंदुओं के पक्ष में जाएगा। उसी तरह से आपके जो जिस तरह से काशी का जो भी प्रकरण है वो भी हिंदुओं के पक्ष में जाएगा, जो वहां की मस्जिद भी टूट करके उनको अन्यत्र मस्जिद दे दी जाएगी। इसी तरह से जहां जहां भी इस तरह का जो कार्य हुआ है, वो सारे मंदिर जहाँ पे आप जहाँ मस्जिदें हैं और जो उन्होंने मंदिर तोड़ के बनाए गए हैं, वो सारे के सारे ये बीजेपी सरकार तो अपने कोर्ट के निर्णय के द्वारा अपने कब्जे में लेगी और उसको भव्य निर्माण करेगी। रामपथ की घोषणा इसी बात का प्रमाण है कि ये सरकार जो हिंदुत्व के एजेंडे पर चलेगी और उससे इनको भविष्य में भी फायदा होगा। और अभी वर्तमान में तो हो ही रहा है, राम का नाम लेकर तो ये आगे बढ़ ही रहे, इसमें दो राय नहीं। सर, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि क्योंकि अब समाज जो है वो शिक्षित है और ऐसे में विकास की बात किसी भी पार्टी को करनी चाहिए, ना कि मंदिर मस्जिद की बात करनी चाहिए, क्योंकि जनता को अभी जो जरूरत है वो है विकास की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है और भी दूसरी चीजों की जरूरत है। इन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए सिर्फ मंदिर मस्जिद की राजनीति करना क्या सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि चुनाव जो हो रहा है कि लोकसभा का हो रहा है, देश की सबसे बड़ी पंचायत, सबसे बड़ी संसद के लिए चुनाव हो रहा है। इसमें मुद्दे जो होना चाहिए, देश के मुद्दे तो होना ही चाहिए, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी तो होना चाहिए। गलवान घाटी का मुद्दा किसी ने नहीं उठा रहा, ये तुम्हारे चीन का मुद्दा नहीं उठा रहा, तो भारत की स्थायी सदस्यता के बारे में जो संयुक्त राष्ट्र संघ में उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। इसके अलावा जो आपके यूक्रेन युद्ध में भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है।
आपके जो पाकिस्तान के साथ में जो पीओके में जो घटना हो रही है उसके बारे में कोई नहीं कह रहा है कि भारत उसको समर्थन देगा या नहीं देगा। बलूचिस्तान में जितना हंगामा हो रहा है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। म्यांमार के लोग यहाँ पर देश में अपने घर बना रहे हैं, जो आपके गांव को बसा रहे हैं जो असम के पास में, उसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। आपके माले के बारे में भी कोई आपके जो घटना, इतनी बड़ी घटना घट गई और चीन वहां पर अपनी सेना सुसज्जित कर रहा है, सैनिक अड्डे का निर्माण कर रहा है, बांग्लादेश में सैनिक अड्डे का निर्माण कर रहा है, इसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। भारत सरकार ने अपने 3 नेवल दस्ते तो चीन सागर में तैनात कर दिए। क्यों तैनात किए इसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही। ये और आपके हुती विद्रोहियों के में जो अपने देश का जो जहाज लूटा था, अन्य देशों को जहाज लूटा था, और अभी भी ये लूटमार की जो घटना हो रही उसके बारे में दोनों ही पार्टियां साइलेंट चुप है। ये सारी की सारी चीजें इस बार चर्चा होनी चाहिए। ये चुनाव, देश का चुनाव है भाई, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी शामिल होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे का नाम ही नहीं है। आप इस देश के मुद्दों को भटकाने के लिए आप इस तरह के छोटे छोटे केजरीवाल का मुद्दा लिया। केजरीवाल के मुद्दे में क्या था? वो तो केजरीवाल को 2 तारीख को जेल में जाना ही, वो तो अब ये एक तरह से देखा जाए केजरीवाल को बाहर आना ही नहीं है। और आप देखिए कि दिल्ली में नई सरकार होगी और हो सकता है आप पार्टी में टूटन आ जाए, जैसे कि हरियाणा में टूटन आई है, उसी तरह से आप पार्टी में भी टूटन आएंगे। तो केजरीवाल के मुद्दे को इतना हवा देना और ये बाकी मुद्दे से ध्यान हटाना, ये बहुत गलत है। ये खुद ही मुझे विरोधी दल भी कर रहे हैं, उसी मुद्दे को उठा रहे हैं, ये भी उसी मुद्दे का जवाब देते पड़ रहे हैं। इनको ये चाहिए था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे उठाएं, देश के मुद्दे उठाएं, गरीबी के मुद्दे उठाएं, बेरोजगारी के मुद्दे उठाएं, किसानों को एमएसपी के मुद्दे उठाएं, उनके जो समस्याओं को हल करने के मुद्दे उठाएं, आपके गैस के दामों में जो वृद्धि हो रही है उसके बारे में जो बात करें, बिजली के दरों में जो वृद्धि हो रही है उसके बारे में बात करें, जो शिक्षा संस्था में अधिक फीस ली जा रही है उसके बारे में बात करें, शिक्षा नीति के बारे में बात करें। इसके संबंध में तो कोई बात नहीं हो रही। अन्य फालतू के मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ये देश के लिए बड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, किसी भी राष्ट्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और पतन का कारण हो सकती है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां इस बात पर नहीं उठा रही। अगर एक पार्टी नहीं उठाती दूसरी पार्टी तो उठानी चाहिए, विरोधी दल को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। लेकिन ये जितनी भी विरोधी दल की पार्टियां हैं, ये पहले शासक वर्ग में थी, इनको विरोध करना आता ही नहीं, विरोध करना आता ही नहीं, इन्होंने सिखाई नहीं। अब ये धीरे धीरे सीख रहे हैं, लेकिन ये सीखने में काफी देर हो रही। अभी ये 10 साल से विरोध में रहने के बावजूद भी इनको ये सीखना चाहिए कि हमें किन मुद्दे पर बात करना चाहिए, किन मुद्दे पर बात नहीं करना चाहिए। वो खुद ही इस पर जोर देते हैं, खुद ही उठाते हैं और फिर उसके बाद चिल्लाते हैं कि भैया इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हो रही। ये बात सही है जी।